नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील पांडे। आज हमारा देश गर्व के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन या जिसको हम लोकप्रिय रूप से अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, उस अगस्त क्रांति के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। हमारी आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, एक ऐसा महत्वपूर्ण पत्थर है कि जिसने लंबे समय तक हमारे इतिहास को, हमारी राजनीति को प्रभावित किया। आखिर यह भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? अगस्त क्रांति का उद्देश्य क्या था? और अगस्त क्रांति ने उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद कई महत्वपूर्ण अवसरों पर एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर पढ़ते थे, जिसमें पूरी भावनाएं, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाएं हमारे सामने आ रही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस तरह हमने हैं कि तय मंजिलें, कितनी समस्याएं आई, कैसे हमने मंजिल प्राप्त किया कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और कैसे हम सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिले और कैसे भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला गया। उसमें कितनी मुश्किलें आई, कितना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया और उसमें कैसे महत्वपूर्ण पड़ाव सामने आए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस तरह हमने हैं कि तय मंजिलें गिर पड़े। इस पूरे प्रयास में कई बार असफल हुए, गिरकर उठे, लेकिन हमारे अंदर जो जिजीविषा थी, हमारी जो अदम्य इच्छा शक्ति थी, और सभी विद्यार्थियों को खासतौर पर सीखने की आवश्यकता है कि जैसा हरिवंश राय बच्चन जी भी लिखते हैं कि कभी भी जो प्रयास करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो यहां क्या कहते हैं कि गिर पड़े, गिरकर उठे, गिर गए लेकिन फिर से उठ गए, उसी जिजीविषा के साथ, उसी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ, उसी विल पावर के साथ, और उठकर चले और अंत में हमने वह संघर्ष का मुकाम प्राप्त कर लिया। तो हम सभी के लिए यह एक जीवन दर्शन भी है कि जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है, एक ऐसी विल पावर जहां पर जीतने की इच्छा, जीतने की भूख, जीतने की जो हमारे अंदर एक प्रेरणा शक्ति होती है, उसी के द्वारा हमारे कार्यों की सिद्धि होती है। देश आजाद हुआ और पूरी दुनिया ने हमारा गर्व से हमारा इतिहास देखा। उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन है वह है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, तो 7 और 8 अगस्त 1942 को आज की बंबई का महत्वपूर्ण ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको हम अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, उस मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। और इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब हमारा एकमात्र जो विकल्प है कि भारत को आजाद कराना। कांग्रेस कार्य समिति की इस 2 दिन की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कल से, नेक्स्ट डे से, 9 अगस्त 1942 से हम पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करेंगे और अब हमारे पास कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा है। और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा उसका एकमात्र उद्देश्य होगा जो हमने पहले घोषित किया 1929 में, पूर्ण स्वराज, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता सहित पूर्ण प्रशासन। अब हम इसके लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होंगे। गांधी जी ने इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो महत्वपूर्ण विचार दिया, और उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं और वह मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। अब वह समय आ गया है
कि हमें अंतिम संघर्ष करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में या तो हम सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें किसी भी प्रकार से हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। एक अंतिम अवसर है जहां हमें देश को आजादी दिलाना है, लेकिन जैसा कि पहले से निर्धारित था कि सरकार किसी भी हालत में इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, और कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता जो उस कार्य समिति में मौजूद थे या कार्य समिति में नहीं थे, उन सभी नेताओं को कार्यक्रम शुरू होने के अगले दिन ही अर्थात 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकांश नेताओं को महाराष्ट्र की अहमदनगर जेल में और बाकी नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया। पूरा कांग्रेस का जो नेतृत्व था, गांधी जी सहित जितने बड़े नेता थे सभी गिरफ्तार कर लिए गए, सभी महत्वपूर्ण स्थानीय नेता गिरफ्तार हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी यह आंदोलन एक पहला देश का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था जो पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त था, सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट था, जहां अब नेतृत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। अब विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी, महिलाएं, आदिवासी, हमारे किसान, मजदूर, समाज के सभी वर्गों ने बिना किसी नेतृत्व के मोर्चा संभाल लिया, और पूरे देश में यह चर्चा प्रारंभ हो गई कि अब हमें देश को अंतिम रूप से आजाद करा देना है। तो आखिर ये जो अगस्त क्रांति, जिसका 80 वर्ष पूरा हो रहा है, इसका हमारे इतिहास में क्या महत्व है और यह कैसे प्रारंभ हुआ, इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं, इसके अलग अलग आयाम क्या हैं, और इसने किस प्रकार का संदेश दिया। क्या यह क्रांति सफल रही, और यदि सफल रही तो इसका परिणाम क्या हुआ, यह महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम बैकग्राउंड देखेंगे कि वे गांधी जी जिन्होंने चौरी चौरा में घटना हो जाने के बाद उन्होंने कैसे एक इतने बड़े आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कैसे गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। आज वही गांधी जी करो या मरो की बात करते हैं। पूरी विचारधारा से लेकर कार्यक्रमों में, कांग्रेस की नीतियों में आखिर बदलाव क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम रहा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वही गांधी जी असहयोग आंदोलन में लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि अभी हम केवल सरकार के साथ असहयोग करेंगे। यानी गांधी जी पहला मंत्र सिखा रहे थे कि जहां पर किसान, मजदूर, हमारे विद्यार्थी, जमींदार, हमारे समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, जिनके हितों में आपस में अंतर विरोध था, हमारे आपसी संघर्ष थे, हमारी देशी रियासतें अलग प्रकार की व्यवस्था चाहती थीं, हमारे यहां अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संगठन थे जो अलग प्रकार की व्यवस्था चाहते थे। ऐसी स्थिति में हम अभी ब्रिटिश सरकार पर पूरी तरह से दबाव बना पाने में सफल नहीं हो सकते। अभी गांधी जी प्रारंभिक प्रशिक्षण दे रहे थे और वो प्रशिक्षण था असहयोग का, केवल सरकार के साथ असहयोग करना। लेकिन जब राजनीतिक परिपक्वता आगे बढ़ी तो अगला विचार आया सविनय अवज्ञा। अब हमें अवज्ञा करनी सीखना है, लेकिन यह अवज्ञा पूरी तरह से सविनय होगी, विनय पूर्वक अवज्ञा होगी। अवज्ञा तो होगी लेकिन उसमें हम विनय पूर्वक यह कार्य करेंगे, हम एक कदम आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही देश में राजनीतिक परिपक्वता आ गई और आजादी की भूख समाज के सभी वर्गों में आ गई, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे विद्यार्थी हों, किसान हों, आदिवासी हों, मजदूर हों, सभी लोगों में जब आजादी की राजनीतिक चेतना आई और सभी ने आजादी के अर्थ और महत्व को समझा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में सभी एकजुट हुए, तो माना गया कि अब वह निर्णायक समय है कि जब हमने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, हमने असहयोग भी किया, सविनय अवज्ञा भी की, अब अंतिम चरण है कि डू और डाई, करो या मरो। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि अब हम बिना आजादी प्राप्त किए नहीं रुकेंगे। जितने प्रकार के अंतर विरोध थे
जो कंट्राडिक्शंस थे वो सब समाप्त हो चुके थे। संवैधानिक विकास जो हमारा प्रारंभ हुआ 1919 के एक्ट से 1935 के एक्ट तक, हमारी ढेर सारी ऐसी संवैधानिक समस्याओं का समाधान हो गया। 1935 के एक्ट में कहा गया कि भारत किस प्रकार से संघ बनेगा और उसमें प्रांतों के पास क्या शक्तियां होंगी, केंद्र के पास क्या शक्ति होगी। हमारा जो संविधान बना उसमें कितनी अनुसूचियां होगी, उस संविधान में किस प्रकार के प्रावधान होंगे। तो इन्होंने भारत में जो दो समस्याएं थी उसका समाधान कर दिया। पहली बात कि भारत का भावी स्वरूप क्या होगा, और नंबर दो कि अलग अलग वर्गों को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगा, जिसके लिए साइमन कमीशन आया। नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट दिया, जिन्ना जी ने 14 सूत्री फार्मूला दिया। साइमन कमीशन के फेल होने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद कैसे गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, और अंत में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो व्हाइट पेपर जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया, उसको 1935 के एक्ट के रूप में सामने लाया गया कि ये दो समस्याएं पूरी तरह से सुलझ चुकी थी। 1935 के एक्ट के अनुसार 1937 में भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। चूंकि प्रांतीय विधानसभाओं को स्वायत्तता दी गई, तो इस समय कुल 11 प्रांतों में कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत मिला। हालांकि उसने बाद में 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 2 प्रमुख प्रांतों पंजाब में और बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। इसके अलावा कांग्रेस ने हर जगह सरकार बनाई। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब सीख लिया कि हम अपना प्रशासन स्वयं कैसे संभाल सकते हैं, हमारा राजनीतिक अनुभव काम आया। दूसरी तरफ लगातार जो अलग अलग वर्ग थे वो उन राष्ट्रीय मूल्यों को समझ चुके थे कि कैसे हम सभी एक साथ मिलकर आजादी का सपना देख सकते हैं, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसी आधार पर अब गांधी जी को और कांग्रेस को लगने लगा कि अब अंतिम और निर्णायक चुनौती को पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन इसी बीच जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां आई कि जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, और यह माना गया कि भारत बिना भारतीयों की सहमति के स्वयं युद्ध में शामिल कर लिया गया। भारतीय नेताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया और एक मांग रखी कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, भारत को आजादी दी जाए और अंग्रेज यहां से वापस जाएं। लेकिन ब्रिटिश सरकार लगातार कोई न कोई बहाना बनाती रही, लगातार राजनीतिक गतिरोध बना रहा। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया सरकार पर दबाव बनाने के लिए। सरकार ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल रहे। अगस्त ऑफर आया, अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। लगातार कई डायलॉग्स हुए, वो भी फेल हो गए, और अंत में क्रिप्स मिशन आया। और सरकार को, ब्रिटिश सरकार को पूरी उम्मीद थी कि जो क्रिप्स मिशन है वो पूरी तरह से, चूंकि गांधी जी के मित्र थे इसके अध्यक्ष क्रिप्स साहब, वो गांधी जी से बात करके इस समस्या का समाधान कर देंगे। गांधी जी भी बहुत उम्मीदों के साथ गए, लेकिन उन्हें लगा कि क्रिप्स मिशन ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, न हमें अंतरिम सरकार दी गई और न हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दी गई। इसी आधार पर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। और अब गांधी जी को लगा कि सारे संवैधानिक प्रयास विफल हो गए। दूसरी तरफ हमारे यहां जो राजनीतिक चेतना आ चुकी है, हमारे नेताओं को जो राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, अब यही सही समय है ब्रिटिश सरकार पर निर्णायक चोट करने का। इसीलिए इसको अगस्त क्रांति कहा गया, क्योंकि 7 और 8 अगस्त को बैठक हुई और अगले दिन से ही 9 अगस्त से पूरे देश में अगस्त क्रांति की शुरुआत कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो आज अपने 80 वर्ष पूरे कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई कि पूरा आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, कोई नेता नहीं, कोई संगठन नहीं, और सबसे बड़ी बात है
कि इसमें स्वयं लोगों की भागीदारी है, चाहे विद्यार्थी हों, किसान हों, श्रमिक हों, समाज के अलग अलग वर्ग हों, अलग अलग स्थानों पर इन लोगों ने प्रयास करना शुरू किया और जैसा गांधी जी की इच्छा थी, कांग्रेस की इच्छा थी, उसके अनुसार देश की आजादी के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो हमारे पूरे इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दर्ज है कि 4 स्थानों पर ऐसी समानांतर सरकारें, ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट आई कि जहां पर लोगों ने यूनियन जैक को हटा करके तिरंगा फहराया और अपने भारतीय शासन की घोषणा की। सबसे पहले आज का महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जहां पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहां पर एक समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। दूसरी सरकार उड़ीसा के तलचर में, यहां पर आदिवासियों के नेतृत्व में, हमारे आदिवासी जो पर्याप्त राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो चुके थे, उन पे राजनीतिक चेतना आ चुकी थी, उन्होंने यहां अपनी समानांतर सरकार बनाई। तीसरी महत्वपूर्ण सरकार जो हमारी बनी वह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में, वहां पर तामलुक जो कस्बा था, वहां पर सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में एक समानांतर जातीय सरकार की स्थापना की गई। और जो चौथी महत्वपूर्ण सरकार बनी वो महाराष्ट्र के सतारा में, जहां पर नाना साहब पाटिल के नेतृत्व में, अन्य स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में, और यही सरकार जो सतारा की सरकार बनी लंबे समय तक काम करती रही। तो ऐसे 4 प्रमुख स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी जिन्होंने भारत की आजादी की घोषणा की और स्वयं अपना शासन संभाल लिया। लेकिन इसके साथ देश के अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वयं अपना शासन संभालना शुरू किया और ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की। हालांकि यह आंदोलन 2 महीने ही मुश्किल से चला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई कि बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बहुत ही बर्बर तरीके से उन्होंने भारतीयों का दमन करना शुरू किया। सबसे पहले ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और जितने कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, जगह जगह गोलियां चलाई गईं और ढेर सारे लोग शहीद हुए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में। तो बहुत ही क्रूर तरीके से सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति आखिर आज भी हमारी यादों में क्यों है? आज भी जब इसका 80 वर्ष पूरा हो रहा है तो यह हमारे इतिहास में, हमारे समाज में और हमारे देश के लिए क्या आखिर महत्व रखता है और इसका महत्वपूर्ण संदेश क्या है? भले ही हमें तात्कालिक तौर पे आजादी नहीं मिली, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन निश्चित रूप से समाप्त होगा। और ब्रिटिश सरकार भी इतने दबाव में आ गई, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ने इस समस्या का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बात पहुंचने लगी कि जब विश्व युद्ध का इतना महत्वपूर्ण अवसर चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण स्थानों पर युद्ध हो रहे हैं, उस समय भारतीय किस प्रकार से इस साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध कर रहे हैं, यह हमारी आवाज पूरी दुनिया में फैली, भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई दी और ब्रिटिश सरकार भी अंततः दबाव में आ गई। और ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया कि युद्ध के बाद हम अतिशीघ्र भारत में अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन करेंगे। यद्यपि इसके कुछ बड़े नकारात्मक प्रभाव भी दिखे कि भारत में कांग्रेस के अलावा कई राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, ब्रिटिश सत्ता का समर्थन किया। लेकिन जो देश की जनता थी उसको भली भांति यह बात पता चल चुकी थी कि अब हमें एकजुट होकर आपसी अंतर विरोधों को, आपसी झगड़ों को पीछे छोड़ करके एकजुट होने का समय है और तभी हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरे देश में जिस प्रकार की पहली बार राजनीतिक चेतना आई, जहां कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है और कहीं से उनको कोई मदद मिलने वाली नहीं, तो ऐसा एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन जिसने ब्रिटिश सरकार को विवश कर लिया कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढें, जिसका प्रभाव था कि ब्रिटिश सरकार ने पहले भारतीयों को अवसर दिया। उसके लिए हमारा बेवेल प्लान आया, शिमला में सम्मेलन हुआ।
लेकिन जब ये सभी प्रयास विफल रहे तो अंत में कैबिनेट मिशन आया जिसने अंत में भारत की आजादी पर अपनी मुहर लगा दी। तो यह बड़ा पवित्र अवसर है अपने उन सभी शहीदों को याद करने का जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, अगस्त क्रांति में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और पूरे देश में अलग अलग धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति समूह के लोगों ने इसमें योगदान दिया। ऐसे सभी क्रांतिवीरों को, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज याद करने का समय है, उनको नमन करने का समय है कि जिनके सर्वोच्च बलिदान ने, जो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में सामने आया और आज हमारा गर्वित राष्ट्र उसकी 80 साल पूरा होने का आज उत्सव मना रहा है। तो हम सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि अपने ऐसे अनाम क्रांतिकारियों को, जिनका इतिहास में नहीं लिखा गया और जिनको वह आदर भी नहीं मिल पाया, उन सभी को नमन करने का, उन सभी को धन्यवाद देने का कि जिनके कारण आज हम इस देश में सुरक्षित हैं, इस देश में हम अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों का पूरी तरह से हम आनंद ले रहे हैं और कैसे हम उन्हें नमन करते हुए अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।